यस सर। नमस्कार। नमस्कार ईपीएस सर। सिस्टम ऑफ एस्ट्रोलॉजी के हिंदी के 5वें सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं गुरु को, भगवान गणेश को, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा के सहित आप सबको प्रणाम करता हूँ। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है पिछले दो चार्ट्स के सिलसिले में तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर आज की यात्रा आरंभ करें। आज के चार्ट में मैं जो आपके साथ शेयर करने का मन रखता हूं, उसमें हम आज सेपरेशन, विवाह और सेपरेशन से संबंधित जो है ना घटना का आकलन करने का प्रयास करेंगे। इस मामले में मुझे दो तीन बातें आपको एक बार फिर से रिमाइंड करानी होगी। पहली बात तो ये कि आप अपने दिमाग में ये रखें कि हम किसी भी ग्रह की पूर्ण सामर्थ्य जानने के लिए उसके भाव से शुरू हो करके उसके भाव उपनक्षत्र तक की यात्रा करते हैं। उसके साथ उसके जो है ना सहयोगी, जैसे उसका राशि स्वामी है, जैसे उसका कंजंक्शन है, जैसे उसकी दृष्टि है, जैसे इनडायरेक्ट युति है, और उसका स्टार लॉर्ड है, वो उसको सपोर्ट करता है। ये हमने इनिशियल तौर पर पढ़ा, बुनियादी तौर पर पढ़ा। जब हम किसी ग्रह की पांचों लेवल पर, पांचों स्तर पर जब हम उससे पढ़ते हैं तो हम पहले बाएं से दाएं प्रत्येक ग्रह को पढ़ते हैं, फिर ऊपर से नीचे उसके नक्षत्र को, नक्षत्र के नक्षत्र को, फिर उपनक्षत्र को, और उपनक्षत्र के नक्षत्र को भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ यदि उपनक्षत्र या नक्षत्र अगर बार बार आ रहा है तो हम सब लॉर्ड भी पढ़ते हैं, ताकि हम तिवारी उस ग्रह की। तिवारी जी। जी तिवारी सर। जी। जी सर। जी जस्ट सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं नहीं, मैं बताएं। आपको सजेशन देना चाहता हूँ जी कि हम जब से कर रहे हैं डिस्कस, मैरिज ही चल रहा। सर, आज ठीक है ना? देखिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं जी। नहीं, मेरी बात सुनिए, जी मैरिज का ही पार्ट है ना सर ये जी भी तो जी। मैरिज का ही पार्ट है ना सर। डिवोर्स मैरिज का पार्ट है, सेपरेशन मैरिज का पार्ट है। ठीक है। राइट। जी ठीक इसकी है। बजाय मेरा आपसे सजेशन है कि यदि आप नेटल में जॉब है, चाइल्ड बर्थ है, हेल्थ है, लॉन्जिविटी है, इस तरह के इश्यूज लेके करोगे ना सर डिस्कस, जी तो जी। ये और इंटरेस्टिंग बनेगा। नंबर वन। ठीक। नंबर दो, मैरिज क्योंकि हम ऑलरेडी आपसे पढ़ भी चुके हैं और काफी हद तक उसको समझ भी चुके हैं। ठीक है ना? ठीक है तो सर। वो उसकी बजाय यदि आप अलग अलग नेटल चार्ट के डिस्कस करोगे इवेंट्स को तो वो ज्यादा बेहतर होगा, मेरा सजेशन है। बाकी तो आपने कराना है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, ये हमारे 10 लेक्चर हैं टोटल। जी सर। अब 10 में पांचवा लेक्चर है, आधा लेक्चर अभी हम मैरिज पे ही घूम रहे हैं। आप देखो, जॉब है, चाइल्ड बर्थ है, लॉन्जिविटी है, हेल्थ है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जी विनिंग एंड विनिंग एंड लूजिंग ए मैच है, बहुत कुछ है। तो सर मेरा जस्ट सिर्फ अ मिनट आपसे ये सर। रिक्वेस्ट है। सॉरी टू इंटरप्ट हाँ सर। जी, हाँ जी, हाँ जी। Sorry to interrupt. Within 10 sessions, we will not be able to cover everything. नहीं नहीं, नॉट एवरीथिंग But no, सर। let me complete, sir. The हाँ thing is, the purpose of studying marriage event, because marriage event in that only all the important rules of EPS will apply more strongly because marriage is an important event. So once you are able to do the analysis of the key planets and timing of event for with related to the marriage, then because that is the that is very I mean important event, but other events you are talking about job or other things and all going to be routine events. Those events, even whatever you have applied, the same thing you're going to apply, but there the rules that application will not be so strict as we follow in marriage. First he has taken marriage, then he will take the marriage separation and also second marriage and no marriage. What he can do, he will take today that marriage and separation, then he will take and he need not go for the second marriage also. He can go to, he will take the no marriage destiny.
how to study that. Then the next session he will go for the progeny. Then he will take one I mean class for something else. So he will not be able to cover all the things within 10 sessions. This is only to give the introduction or application of at least important life event marriage. He can take it so that, sir, how to analyze the self signification of each planet and how to make use of that key planets in the level wise. That is most important, and learning the principle, learning the process is important. Then going for many events, more events can be studied in a 3 months course only. It is not possible within 10 days he can take all the events, but he will take, definitely he will take important events, sir. But how to study that planets and the method of analysis is most important. That is what Tivaraj is I mean taking it under my guidance only. He is taking it, sir. नहीं, okay, okay. नहीं, my it was just my suggestion, because to have an idea about everything. See, within 10 days we can't do much. That I can understand. I have already done Kuhler's Kuspal interlink theory. I am well aware of everything. Yeah. And apart from that, even I am carrying out classes for Kuspal interlink theory. Right? Okay. So it was my interest because what I had a watch on the television, on the YouTube. So it was my interest to know what Yes, sir. EPS is, what EPS is. And if you Yes. remember, I had a talk with you also Yeah, I don't few remember. months back. Sorry. I am Dr. Kapila. Okay, okay. Yeah, now I could recollect your name. G. So I Yes, had a yes. talk with you also. So that was Right, the sir. only point. That was the No, only no, 100%, sir. But only thing is, how far you have understood the method of analysis through EPS. G. That is most important. That is G. most possible with the marriage event. Because in marriage G. event, identifying the strongest Buddhi is important to conduct the event. And also how to compare with the other planets. That is most important. Not taking more events, that is not going to help. To G. understand the theory and understand the method of analysis, we have to focus on one thing, and we can cover those things and all in a long course only, sir. Yeah, Definitely. yeah. But Just to he is going to do that. Definitely, he is going to okay, do okay, it. okay, And okay. but not like I mean, suppose we take it some other event, know that how to do that, how to G. study that I mean self signification and method of analysis. The steps and all has to be understood, no, sir. That is the Okay, only thing. okay, okay. Because within 10 days, we cannot, Yeah, it's just with the impossible. It's significators, impossible. showing the significator, we are going to discuss. You would have seen that how we are doing it. I Yeah, mean, that in I know. EPS, how we are comparing. Why this G. even happened in this period? Why did not happen in the other period? Correct. Then that comparison study I mean, has to be done and understood, sir. G. Yeah, thank you for your suggestion, sir. So Yeah, we yeah. will try our No, no, no. best. But then the best part is what you have said only a few minutes back, that you are going to upload all your videos, and Yes. that's, I suppose, the best part. At least for me, I feel it's something really You good, because see, almost, going through your videos. sir, it is almost about 300 videos. Still, I have to add about 20-25 videos. I have to add. Okay. That is about my 6 months work without anything. So it is a worth, if that is more than enough for all the G. people. But G. I mean, I am going to, because it is what do you call it, is a complete lifetime course is about 10,000 rupees. I mean, 1 year course is about 3,000 rupees, 3,500 rupees with offer price, which I am thinking of giving it free so that it will get my 6 months that work. It has been going to be, I thought of giving it free so that it will give more awareness. Correct, G. sir? G. Right, sir. Right, sir. Right. Anyway, Right. let's see G. what G. Baba Okay. says. We will follow. Yes, sorry, Okay. Tiwari, Okay. I have, No, no, no. It's No without okay. your problem, sir. permission, I have नहीं given नहीं my explanation, Hmm. sir. It No, was no. That's good, necessary, sir. sir. It was Yes. necessary. Thank you, Actually, sir. Please, it sir. was not good to speak by me, sir. Okay, we will take Sir Progeny tomorrow. But it No, was yes, better sir. it Today has you can take that disclosed by me. separation and one, I mean, no marriage cases. Yes. We can do it. Then tomorrow we can take the progeny. But all Yes, the progeny is only a, I mean, continuation of the marriage, right? yes, Yes, sir. sir. Please, sir. In 4 sessions, sir, we may, sir, discuss
सर, वन जॉब केस, वन बिजनेस केस, वन हेल्थ केस एंड वन Yeah. ट्रैवल अब्रोड। सर, Yeah, 4 yeah, that is केस वी कैन। going with a mini charge just in a fast manner. I don't. I don't like that. So that is not going to help it. But यस many people are asking like that only. But since he's got good knowledge, he wants to get more. यस सर, Correct. I दैट इज राइट। understand. Correct. No, but we have to cater everyone now, sir. हिज क्यूरियोसिटी इज सर Yes, yes, I understand. Yes, yes. ऑब्वियसly We have to welcome also, but रिमार्केबल। like is going for a 300 videos, we are going to then we'll be learning more also, right, sir? I think here these things will get satisfied during that period. Correct, sir? Please, sir. आपका बहुत बहुत धन्यवाद कपिला सर। कोशिश करेंगे सर हम, मतलब जो है ना, आपके मन तक पहुंच सके। नहीं सर, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ। पूरा प्रयास होगा सर। जी धन्यवाद। जी 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 जी। सर, ये मैंने एक चार्ट सर आपको शेयर किया है। इस चार्ट में सर हमें 2-3 चीजें सर देखनी है। पहली बात तो ये कि हमने जब किसी ग्रह को संपूर्ण उसकी स्ट्रेंथ देखना है, तो हम उसके नक्षत्र, उपनक्षत्र, नक्षत्र का नक्षत्र, उपनक्षत्र के नक्षत्र को भी देखना चाहिए। क्योंकि नक्षत्र और नक्षत्र का नक्षत्र जो है वो प्रभाव है, उपनक्षत्र का नक्षत्र सहित परिणाम है। इस चार्ट में हम विवाह और उसका सेपरेशन जो है ना सर जज करने जा रहे हैं। तो वैदिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो 7वां भाव सेगिटेरियस साइन में धनुषा राशि में पड़ता है, जिसका स्वामी गुरु है। गुरु 7वें और 10वें भाव का स्वामी होकर के 6ठे भाव में लेकिन अपनी राशि में बैठा है। अपने राशि में बैठा है। दूसरी बात, बृहस्पति गुरु जो है वो शुक्र जो 5वें और 12वें भाव का स्वामी है उससे युति कर रहा है। मरकरी जो लगन का स्वामी है और चौथे भाव का स्वामी है वो भी युति कर रहा है। और तीनों ग्रह 6ठे भाव में बैठे हैं, जिससे 7वां भाव एफ्लिक्ट होता है। 7वें भाव में न्यूनता आ गई है, कमी आती है। क्योंकि जहां 7वां भाव 10वें 6ठे से सॉरी 1, 5 और 9वें से कनेक्टेड है, वहीं पर ये भाव 12वें से, चौथे से और 8वें भाव से कनेक्टेड है। चूंकि शैटन जो 8वें और 9वें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा है तुला राशि में, वहां से उसे दृष्ट कर रहा है, देख रहा है। तो इस प्रकार अगर हम कहें कि जो 7वें भाव का स्वामी है या भावेश है गुरु, वो एफ्लिक्ट हो गया है यहाँ पर, उसके शेष जो सिग्निफिकेशंस हैं, उसकी जो शेष सामर्थ्य है, वो हम एक्सटेंडेड सिग्निफिकेशन के माध्यम से पढ़ेंगे। लेकिन ये तय है कि गुरु में कमी है, न्यूनता आ गई है। अब हम 7वें भाव को देखें तो 7वां भाव गुरु के भाव गुरु की राशि में है, सूर्य के नक्षत्र में है और चंद्रमा के उपनक्षत्र में है। तो चंद्रमा जो है वो उसका उपनक्षत्र है। तो चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी होकर के 5वें भाव में बैठा है, लेकिन मंगल की राशि में है, जो 6ठे और 11वें भाव का स्वामी है। दूसरी बात, मार्स जो है वो चौथे भाव में बैठा है, जो मून का राशि स्वामी है मंगल, वो चौथे भाव में बैठा हुआ है। अब हम इसके उसकी डेस्टिनी चेक करने से पहले हम 2 रास्ते इस्तेमाल करते हैं। या तो हम ग्रहों के अनुकूल और प्रतिकूलता देखें, या हम पहले सीधे ही डेस्टिनी को चेक करें।
लेकिन बेहतर ये है कि हम पहले ग्रहों के अनुकूलता और प्रतिकूलता को हम देखें, यानी सेल्फ सिग्निफिकेशन को चेक कर लें। तो जब हम सेल्फ सिग्निफिकेशन चेक करते हैं, एक मिनट, सेल्फ सिग्निफिकेशन। Tiwari ji, हाँ सर, can you एक please मिनट। make change this transit Rasi chart to North Indian Bhavachali राइट सर, charts राइट सर, so राइट। that no, 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 just no, 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 close it, sir. You right click on that here. यस सर। ओके Yeah, yeah, you can see सर, भाव चलित voucher. भी देर सर। Yeah, yeah, that's good. राइट सर। हम Yeah, you can scroll down, no? The EPS tables can be seen, sir. सर वो सर, एक्चुअली चार्ट शुड आल्सो बी देयर सर। No, that also you can open, no? राइट सर, Anyway, 1 मिनट सर, that yeah, yes. Yeah, click that so natal chart. You can move anyway. यस। Yes, sir. आइए सर, हम सेल्फ सिग्निफिकेशन देखें तो अगर हम लगन से शुरू करें, तो लगन जो है ना सर, मरकरी बुध का लगन है, जेमिनी साइन में है। बुध पहले और चौथे भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। 2 और 6 और 10 का नक्षत्र लोड है, उप नक्षत्र ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं केवल लगन को छोड़कर कोई भी भाव, 2 6 10 भाव, छठा और 2 6 10 भाव इसकी अर्निंग को, यानी कार्मिक जो है सिग्निफिकेशन को जाहिर करता है, लेकिन शादी के लिए सपोर्टिव नहीं है। अनफेवरेबल नहीं है, लेकिन सपोर्टिव नहीं है। तो मरकरी हम अनफेवरेबल ले सकते हैं। 7वां भाव जुपिटर 7वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा है, 1 5 9 का नक्षत्र है। तो 7वें भाव 10वां भाव, जहां पर एक भाव, एक ग्रह जो है किन्हीं 2 भावों का स्वामी है, और उसमें से एक भाव अगर अनुकूल भाव है, घटना से संबंधित भाव है, तो दूसरे भाव के समर्थन को चेक करते हुए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो 7वें भाव को अगर हम चेक करें तो 7वें भाव को छठा भाव सपोर्ट नहीं करता, लेकिन 1 5 9 इसके सपोर्टिव हैं। 10वां भाव छठे भाव को सपोर्ट करता है, लेकिन छठा भाव आगे सपोर्ट नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति यानी गुरु जो है, एक मिक्स प्लैनेट है, मिला जुला प्लैनेट है, इसमें उसके अनुकूल भावों की क्षमता ज्यादा है। आगे चलें तो हम छठे भाव को भी ले लेते हैं साथ में। मंगल छठे और 11वें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा है। यदि छठे और 11वें को देखें तो छठे भाव और 11वां भाव, छठे भाव से 11वां भाव जो है ना सपोर्टिव हाउस है, तो इस वहां तक छठा भाव अनफेवरेबल नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, लेकिन छठा भाव चौथे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, तो यहाँ छठे को सपोर्ट कर रहा है। 4 8 12 का उपनक्षत्र है, 4 8 12 का नक्षत्र है। तो ऐसी अवस्था में छठे भाव को चौथा भाव और 4 8 12 भाव जो है वो सपोर्ट कर रहा है, और 11 भाव अकेला पड़ गया। तो इसे हम मिक्स कहें, इसे हम अगर मिक्स कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 11वां भाव अनुकूल भाव है। यदि 11वें भाव को अगर सपोर्ट मिलेगी तो उस स्थिति में 11वां भाव एक्टिवेट हो जाएगा। यदि इसे सपोर्ट फेवरेबल नहीं मिलेगी, अनफेवरेबल मिलेगी, तो छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसे हम मिक्स प्लैनेट कहें, लेकिन अनफेवरेबल इज मोर। मून, अब हम बाकी भावों के लिए चलें तो 5वां भाव, 5वां भाव जो है सपोर्टिव भाव, 5वां भाव 12वां भाव छठे भाव में बैठा है। तो 5वें को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन तीसरा नक्षत्र तीसरे भाव का है, और उप नक्षत्र 1 और 5 भाव का है। तो ऐसी अवस्था में शुक्र भी मिला जुला ग्रह है, जिसकी फेवरेबल क्षमता ज्यादा है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा
कि अगर शुक्र को मंगल का अगर सपोर्ट मिलता है तो 12वां और छठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा। यदि उसको फेवरेबल अगर की सपोर्ट मिलती है, जैसे सूर्य की सपोर्ट अगर उसको मिलती है, तो फेवरेबल भाव जो है उसके एक्टिवेट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के ये मिक्स है, लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। केतु जो है ना 5वें भाव में बैठा हुआ है। अगर केतु को व्यक्तिगत अगर आप देखें तो एक अनुकूल ग्रह है, फेवरेबल है, लेकिन चूंकि मार्स उसका राशि स्वामी है और फ्री प्लैनेट है, तो इसलिए मार्स का इम्पैक्ट केतु पर ज्यादा है। तो हम केतु को भी मिला जुला ग्रह कहेंगे, चूंकि मार्स का अनफेवरेबल इम्पैक्ट भी केतु के पास है। आगे चलें। सूर्य, सूर्य जो है ना तीसरे, सातवें और सातवें 11वें भाव का, तीसरे भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा है। 7वां और 11वां भाव जो है नक्षत्र है, उप नक्षत्र किसी का नहीं है। तो सूर्य प्योरली फेवरेबल प्लैनेट है, अनुकूल प्लैनेट है। अब इसमें मून, मून जो है 2, 5 और 7, 2, 5, 2 दूसरे भाव का स्वामी होकर 5वें में बैठा है। 7वें और 11वें भाव का उपनक्षत्र है। मून प्राइमरी केपी है। मून जो है प्राइमरी भाव का मून जो है एक तरह से प्राइमरी फेवरेबल केपी है। तो इस तरह से हमने राहु, राहु जो है ना अपने आप में मिक्स प्लैनेट है, लेकिन अनफेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। 11वें भाव में बैठा है, 2, 4, 8, 10 का स्वामी उपनक्षत्र है। तो 4, 8, 10 के उपनक्षत्र होने के नाते इसकी अनफेवरेबल इम्पैक्ट थोड़ा ज्यादा है। चूंकि इसे वीनस सपोर्ट कर रहा है, तो इसे वीनस 11वें भाव में बैठे होने के नाते वीनस अगर सपोर्ट कर रहा है, तो उस स्थिति में उसकी फेवरेबल क्षमता बढ़ जाएगी। साथ में जब राहु को वीनस का साथ मिलेगा तो उसकी अनफेवरेबल क्षमता भी बढ़ेगी, क्योंकि 4, 8, 10 को 12 और 6 का भी सपोर्ट मिलेगा। तो जुपिटर हमने शायद बोल दिया। सैटर्न, सैटर्न जो है ना 8वें और 9वें भाव का स्वामी होकर चौथे में बैठा है। 3, 6, 9 और 12 का उपनक्षत्र है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने योग्य ये है कि 9वें भाव का स्वामी होकर तीसरे और 9वें भाव का उपनक्षत्र है। 8वें भाव का स्वामी होकर चौथे में बैठा है। 6 और 12 का उपनक्षत्र है। तो शनि जो है वो मिला जुला ग्रह है, लेकिन अनफेवरेबल क्षमता ज्यादा है। ये भी ड्यूअल रोल मतलब रखता है। अगर इसे फेवरेबल सपोर्ट मिलेगी तो ये फेवरेबल सपोर्ट कर जाएगा, अगर फेवरेबल सपोर्ट नहीं मिलेगी तो नहीं करेगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मतलब जो है ना सूर्य, चंद्रमा फेवरेबल ग्रह हैं, बाकी ग्रह जो है ना मिक्स ग्रह हैं। मिक्स ग्रह में मतलब जो है जुपिटर फेवरेबल है, मतलब फेवरेबल क्षमता है उसकी ज्यादा। और सैटर्न मिला जुला है, राहु मिला जुला है, मरकरी अनफेवरेबल है। मरकरी और मार्स जो है वो अनफेवरेबल इम्पैक्ट ज्यादा रखते हैं। इस बात को हमें अपने दिमाग में रहकर चलना है। तो ये सर ने भी यहाँ पर लिख दिया है, सन, मून और वीनस, जुपिटर ये फेवरेबल ग्रह की क्षमता रखते हैं। अब अगर हम डेस्टिनी पढ़ें तो अब हम डेस्टिनी, हमने जुपिटर पढ़ा, जुपिटर को देखते हैं पहले। जुपिटर चूंकि 7वें भाव का स्वामी है, तो जुपिटर अपने आप में मिक्स प्लैनेट है। केतु मिक्स प्लैनेट है, लेकिन मार्स जो है ना उसे 4, 8, 12 को। तो हमें यहाँ पर एक रूल ध्यान में रखना होगा। वो रूल ये है कि जब हम किसी प्राइमरी भाव के स्वामी को पढ़ते हैं, और यदि प्राइमरी भाव का स्वामी अपने आप में कुछ अनफेवरेबल लिए हुए है और उसे अनफेवरेबल की सपोर्ट मिलती है, तो उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस करने वाला प्राइमरी भाव है। यहाँ पर जुपिटर 7वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठा है। ठीक है, 1, 5, 9 की उसे सपोर्ट है, लेकिन ये केतु के नक्षत्र में है, केतु को मंगल का सपोर्ट है। तो 10 और 6, 4 और 8, 12 की सपोर्ट भी लेते हैं। तो ये इसकी वीकनेस बढ़ जाती है। यहाँ पर केतु मरकरी के नक्षत्र में है, तो जब हम पूरे प्रभाव को अगर देखें तो केतु 5वें भाव का स्वामी ओकुपेंट होकर के, जिसे 4, 8, 12 के समर्थन मिला हुआ है, मरकरी के नक्षत्र में है, जो प्रतिकूल है। तो ऐसी अवस्था में प्रभाव जो है वो कमजोर हो जाता है। जुपिटर पुनः मतलब जो है ना सब लोड है,
तो जुपिटर जो है वो फेवरेबल प्लैनेट है। तो प्रभाव यानी सोर्स बेहतर है, प्रभाव में कमी न्यूनता है, लेकिन जो परिणाम है वो फिर से अनुकूल है। तो जुपिटर जो है मिला जुला ग्रह है अपनी पूर्ण क्षमता के साथ। तो इसका जो अनफेवरेबल प्लैनेट है आप देख सकते हैं, इसमें मंगल जो है ना अनफेवरेबल प्लैनेट है, और मरकरी अपने आप में अनफेवरेबल प्लैनेट है। तो दो अनफेवरेबल प्लैनेट लगातार अगर काम कर रहे हैं तो उसमें वीकनेस आ जाती है, ये नियम के अनुसार है। तो सातवां भाव इसे एक्सपीरियंस करने वाला है। अब हम इसके जो है ना डेस्टिनी की तरफ चलें, तो डेस्टिनी प्लैनेट मून है। मून दूसरे भाव का स्वामी होकर पांचवें बैठा है, 7 और 11 का है, कंप्लीटली फेवरेबल प्लैनेट है। मून जो है मरकरी के नक्षत्र में है और मरकरी वीनस के नक्षत्र में। अगर आप मून को मरकरी को देखें तो मरकरी अनफेवरेबल प्लैनेट है, यानी 7th हाउस जो है वो 4 6 2 6 10 का अनुभव करेगा, वीकनेस है इसमें। लेकिन मरकरी वीनस के नक्षत्र में है जो फेवरेबल इम्पैक्ट लिए हुए है। तो ऐसी अवस्था में लगन पांचवें भाव का, तीसरे भाव का और एक पांचवें भाव से मतलब जो है ना उसको सपोर्ट करता है, जिससे मरकरी की अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल क्षमता घट जाती है। पुनः उपनक्षत्र जो है मंगल है, मंगल 6 11 और 4 में बैठा है, 4 8 12 का स्वामी है। तो ऐसी अवस्था में मंगल फिर पुनः जो है ना बीच में अनफेवरेबल लिए हुए है। लेकिन इसमें 11वां भाव भी यहाँ पर है, यदि इस 11वें भाव को सपोर्ट मिल जाती है तो उसे वो शादी के लिए अनुकूलता दे देगा। मंगल जो है राहु के नक्षत्र में है, तो राहु जो है ना 11, ये मिक्स प्लैनेट है, 11वें भाव का में बैठा हुआ है दूसरे में, लेकिन 4 8 10 भी हैं। तो अगर 4 8 12 और 4 8 10 को देखें तो ये मिला जुला संपर्क रखता है। लेकिन राहु को वीनस की सपोर्ट है, वीनस फेवरेबल है, दिस वीनस इज पासिंग इट्स इम्पैक्ट्स टू द मार्स। तो उस स्थिति में मार्स की वीकनेस को कम कर देता है। तो इस तरह से दशा जो डेस्टिनी है वो अनुकूल भी है और प्रतिकूल भी है। मरकरी और मार्स प्रतिकूल हैं, लेकिन वीनस इसका एक फेवरेबल प्लैनेट है जो मरकरी के प्रतिकूलता को कम कर रहा है। तो इसलिए चंद्रमा मतलब एज ए डेस्टिनी प्लैनेट जो है वो शादी के लिए भी स्वीकृति देता है, साथ में जो है ना अलगाव की भी स्वीकृति देता है। मिक्स मतलब मिक्स डेस्टिनी हम इसे अगर कह रहे हैं। अगर मैं इसको आपको एक मिनट मैं यहां से आपको दिखाऊं, देखिए मून जो है मरकरी को वीनस की सपोर्ट है, वीनस इसका नक्षत्र लोड है। तो जब नक्षत्र लोड उसके साथ इन कंजंक्शन हो जाए तो इसकी सपोर्ट जो है वो कहना चाहिए सिग्निफिकेंट सपोर्ट हो जाती है। जुपिटर जो दूसरा फेवरेबल प्लैनेट है, उस जुपिटर की सपोर्ट यहाँ पर मरकरी को है। तीसरी बात जो मार्स है, मार्स को सैटर्न मिला हुआ है, सैटर्न अनफेवरेबल इम्पैक्ट यहाँ पर लिए हुए है, मरकरी अपने आप में अनफेवरेबल इम्पैक्ट लिए हुए हैं। तो हमें मतलब ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो विवाह की जो डेस्टिनी है, विवाह का जो भाग्य है वो मिला जुला भाग्य है, वो हाँ भी भरता है, शादी कराने की योग्यता भी रखता है और शादी के विच्छेद की योग्यता भी रखता है। मैं समझता हूं आपको मेरी ये बात यहाँ पर इस डेस्टिनी से क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि मतलब आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इस डेस्टिनी के अनफेवरेबल प्लैनेट मरकरी और मार्स हैं। मार्स जो है ना यही राशि लॉर्ड है मून के लिए, ऐसे ही मरकरी जो है ना वीनस साथ में लिए हुए है, लेकिन सैटर्न से एस्पेक्टेड है। तो ये वीकनेस पैदा कर रहे हैं। वीनस और जुपिटर इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर ये देखिए वीनस इसको इन सपोर्ट में है, इसके मार्स जो है ना वीनस के नक्षत्र में है, वीनस जो है ना इसके साथ कंजॉइन कर रहा है। लगना लोड होने के नाते ये दोनों कैपेसिटी रखता है अनफेवरेबल और फेवरेबल एक्सेप्ट करने की।
मार्स जो है ना अपने आप में अनफेवरेबल है, सैटर्न का ऐसे सपोर्ट है, लेकिन सन ए फेवरेबल प्लैनेट है, उसकी सपोर्ट है, वीनस की सपोर्ट है और मून की सपोर्ट है। तो इसलिए मून मिक्स प्लैनेट है, जो शादी भी देगा और शादी से विच्छेद भी कराएगा। अब इसमें अगर डेस्टिनी के प्लैनेट होने के नाते हमें फेवरेबल और अनफेवरेबल देखना है, तो मरकरी और मार्स अनफेवरेबल हैं, सैटर्न इनडायरेक्टली अनफेवरेबल है, मून मून वीनस और जुपिटर और सन, चार जो हैं ये फेवरेबल प्लैनेट हैं। स्पेशली वीनस जो है ना वो स्ट्रोंग की प्लैनेट है, जो प्रभाव की अक्षमता को, अनफेवरेबल अक्षमता को कम कर रहा है। इसका योगदान हमें सीरियसली देखना होगा। मैं समझता हूं आपको डेस्टिनी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। आगे चलें सर। जातक वीनस की दशा में मार्स की भुक्ति में शादी के योग्य था। हम वीनस की दशा से आगे अगर बढ़ें और मार्स के भुक्ति से हम उसको पढ़ना शुरू करें। वीनस की दशा है, वीनस अपने आप में मिक्स प्लैनेट है लेकिन फेवरेबल मोर है। वीनस इन द स्टार ऑफ केतु, केतु जो है पांचवें भाव का ऑक्यूपेंट है, इसे मार्स की सपोर्ट है, लेकिन चूंकि पांचवा भाव है, 3 और 1 5 से मतलब जो है ना उपनक्षत्र है, तो उसी स्थिति में पांचवा भाव उसको सपोर्ट कर रहा है। मरकरी केतु की फिफ्थ इसको घटा रहा है, लेकिन सैटर्न जो है ना अनफेवरेबल है। अब हमें ये देखना होगा कि क्या वीन इस केतु को, मरकरी को और सैटर्न को इनकी कोई फेवरेबल सपोर्ट मिलती है तब, अदरवाइज केतु मार्स की सपोर्ट के नाते, मरकरी के नक्षत्र में होने के नाते और सूर्य शनि के उपनक्षत्र में होने के नाते अनफेवरेबल इम्पैक्ट लिए हुए है। ऐसी अवस्था में वीनस शादी नहीं देगा। लेकिन अगर अनफेवरेबल प्लैनेट को फेवरेबल सपोर्ट अगर मिल जाती है, तो उस स्थिति में उसके अनफेवरेबल इम्पैक्ट की जो न्यूनता आएगी और फेवरेबल अक्षमता बढ़ जाएगी। तो हमें इसे, चूंकि हमने फेवरेबल प्लैनेट हमें मालूम है कि मून है, एक वीनस है, एक जुपिटर है और एक सन है, तो अगर उनका इसे सपोर्ट प्राप्त है तो उस स्थिति में ये जो है ना शादी देने की अक्षमता में आ जाएगा। मैं आपको उसके जो सपोर्ट प्लैनेट्स हैं उसके साथ इनको लिए चलता हूँ। वीनस को जुपिटर का सपोर्ट है। पहली बात, वीनस अपने आप में आपको ध्यान होगा डेस्टिनी का सपोर्टिव प्लैनेट है, जिसने इफेक्ट को मजबूत किया है, फेवरेबल किया है, ये वही वीनस है। वीनस को जुपिटर की सपोर्ट है। हाँ, इसके साथ साथ उसे केतु के नक्षत्र में है और उसे केतु की भी सपोर्ट है। केतु अगर इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे तो केतु इंडिविजुअली फिफ्थ हाउस का ऑक्यूपेंट है, तो ऐसी अवस्था में सपोर्टिव है। केतु को मून का सपोर्ट हासिल है, मून कंप्लीटली फेवरेबल है। केतु मरकरी के नक्षत्र में है, मरकरी यद्यपि इसकी स्ट्रेंथ को घटा रहा है, लेकिन इस मरकरी को वीनस सपोर्ट कर रहा है जो सोर्स प्लैनेट है। इस वीनस के साथ साथ मरकरी को जुपिटर सपोर्ट कर रहा है, जो वीनस के साथ इन कंजंक्शन है, और जुपिटर उप नक्षत्र का नक्षत्र है जो रूलर लिंक फॉर्म कर रहा है। यहाँ जुपिटर है, ये जुपिटर इस रूलर लिंक बना रहा है, ये जुपिटर जो है ना मरकरी को रूलर लिंक दे रहा है, और ये जुपिटर यहाँ पर सैटर्न को भी सपोर्ट कर रहा है। वीनस जुपिटर बोथ आर सपोर्टिंग टू द सैटर्न हियर। सन इसके साथ राशि लॉर्ड में है, तो सन जो एक अलग से मतलब जो है ना पावरफुल प्लैनेट है, चूंकि सन फेवरेबल तो है ही, फ्री प्लैनेट है जो अपने आप में सक्षम है सपोर्ट करने के लिए, चूंकि इसके स्टार में कोई नक्षत्री से एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, इसलिए सन
अपने आप में बहुत पावरफुल प्लैनेट है। तो इसकी सपोर्ट से इनके जो अनफेवरेबल है वो रिड्यूस हो जाते हैं और फेवरेबल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो इस तरह से वीनस शादी देने की स्थिति में आ जाता है। मैं समझता हूं अगर यहाँ पर कहीं भी आपको संशय है तो आप पूछ सकते हैं। मून, जुपिटर, सन और वीनस ऑल आर सपोर्टिंग। सर सैटर्न को मार्स का भी कंजम्पशन मिल रहा है तो उसका इफेक्ट पड़ेगा सर? सर बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इस समय वीनस के दशा में वीनस का सपोर्ट उसके ऊपर प्रभावशाली है। वीनस उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना है। तो मार्स उस स्थिति में यहाँ पर जैसे वीनस सैटर्न को यहाँ वीनस सपोर्ट कर रहा है ना सर, यहाँ जी सपोर्ट सर। कर रहा है ना सर उसका राशि स्वामी होने के बाद, और सन सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी अवस्था में 3 और 9 जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं वीनस से, सन से और जुपिटर से। मार्स है नो डाउट, लेकिन मार्स जो है वो जहां इसको बढ़ा रहा है वहां उसकी फेवरेबल सपोर्ट ज्यादा है। ऐसी अवस्था में हमें उसकी फेवरेबल सपोर्ट को लेकर चल सकते हैं जब हम फेवरेबल इवेंट की एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे होंगे। मैं समझता हूँ मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। जी सर। सर जैसा कि आपने बताया कि वीनस वो राशि स्वामी है जी, और मेन प्लैनेट वीनस है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा बजाय मार्स के। क्योंकि ही इज मैनेजर ना, जी 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 सर। वीनस इज मैनेजर, तो दैट इज व्हाई ही इज सपोर्ट एंड ही इज मोर ट्राइंग टू हेल्प। यस सर। ठीक क्लियर है, सर। दैट इज जी द सर। रूल ना सर, एपीएस रूल। If यस सर। source planet is supporting to the below level planets, its impact will be more. यस सर। क्लियर सर। Any more questions, sir? तो वीनस दशा शादी देने के योग्य है। वीनस में कौन कौन से फेवरेबल की प्लैनेट हैं जिसके लिए हमें उसका होना चाहिए? वीनस अपने आप में फेवरेबल की प्लैनेट है, जुपिटर अपने आप में फेवरेबल की प्लैनेट है, सन की इसमें सपोर्ट है और मून की सपोर्ट है। तो ये 4 प्लैनेट हैं जो हमें भुक्ति लोड में चाहिएंगे। आइए अब हम भुक्ति लोड के लिए बढ़ते हैं। भुक्ति लोड में अब मार्स मतलब जो है ना मार्स से शुरू होती है वीनस दशा। मार्स भुक्ति में बच्चा शादी के योग्य हो जाता है 21 वर्ष का, तो उस स्थिति में हम मार्स से शुरू करते हैं। तो मार्स 6th लॉर्ड, 11th लॉर्ड, ऑक्यूपाइंग 4th हाउस, 4, 8 एंड 12। तो मार्स कंप्लीटली मतलब जो है ना वीक है, सोर्स में ही 6th है। और राहु 4, 8, 10, तो 6th हाउस को जहां 4, 8, 12 और 4, 8, 10 उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इफेक्ट जो है ना इट बिकम्स वीक। मून, हालांकि राहु मून के नक्षत्र में है, मून 11वें भाव को सपोर्ट दे रहा है मून, लेकिन इस 6th भाव है, 6th भाव जो है ना 4, 8, 12 लेकर के पुनः जो है ना नक्षत्र में 4, 8, 10 का ले रहा है, प्राइमरी लेवल होने के नाते अनफेवरेबल इम्पैक्ट इज मोर। केतु अपने आप में 5th हाउस है, लेकिन केतु मिक्स प्लैनेट है, चूंकि केतु को मार्स का सपोर्ट है। अगेन 6, 4, 4, 8 एंड 12 इज प्लेइंग एट द सब लेवल, सो मार्स कैन नॉट बी सिलेक्टेड एज ए भुक्ति लॉर्ड। राहु, राहु 11वें भाव में बैठा है, 2, 4, 8, 10 का वो है उपनक्षत्र है, इसको वीनस का सपोर्ट है। मून फेवरेबल प्लैनेट है। मरकरी, you remember Mercury is the unfavorable key planet of the destiny. This Mercury is playing at 2 consecutive level, so that is why subload is becomes weak. तो राहु we cannot select। मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, माफ करना, मतलब जो है ना राहु 11वें भाव में है, यानी राहु और मून, राहु अपने आप में मिक्स प्लैनेट है, लेकिन मून जो है ना फेवरेबल प्लैनेट है। जब हम इफेक्ट की बात करते हैं, मून इन द स्टार ऑफ मरकरी, मून मरकरी के नक्षत्र में है, जो 7वें भाव की स्ट्रेंथ को घटा रहा है। अभी हमने आपने रूल पढ़ा था, जब प्राइमरी हाउस, प्राइमरी अनफेवरेबल हाउस प्राइमरी अनफेवरेबल हाउस में यात्रा करेगा, तो उस स्थिति में उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो 7th पॉसिबल सबलोड, 7th उपनक्षत्र मरकरी के नक्षत्र में, जो 4थे भाव का स्वामी 6ठे भाव में और 2, 6 का नक्षत्र है,
तो ये अनफेवरेबल है, तो इसका इम्पैक्ट, अनफेवरेबल इम्पैक्ट जो है ना वो अधिक हो जाएगा। और वही मरकरी पुनः उपनक्षत्र है, तो चूंकि बार बार रिपीट हो गया है तो मरकरी की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई है। तो हम राहु को एज ए भुक्ति लोड, चूंकि भुक्ति लोड के लिए स्ट्रोंगेस्ट प्लैनेट चाहिए, तो हम राहु को भुक्ति लोड सेलेक्ट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं बृहस्पति। गुरु जो है ना वो हम 7वें भाव का स्वामी होकर 10 और छठे भाव में है। 5 विकर 5 9 जो है ना फेवरेबल है, तो ये ठीक है। केतु के नक्षत्र में केतु 5वां है, ठीक है। ले यहाँ पर 5वां भाव 8 और 12 का कर रहा है। मरकरी आ गया इसमें, क्योंकि केतु मार्स लिए हुए है और मरकरी साथ में मतलब जो है ना उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी अवस्था में प्रभाव जो है वो कमजोर हो जाता है। तो प्रभाव कमजोर हो जाएगा तो उस स्थिति में वो शादी को एग्जीक्यूट करने की अक्षमता नहीं रखेगा। जुपिटर सोर्स में और जुपिटर उपनक्षत्र में है, दोनों फेवरेबल हैं, लेकिन केतु के नक्षत्र में मरकरी, केतु मार्स लिए हुए है और मरकरी के नक्षत्र में होने के नाते ये वीक हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि मतलब जहां आप समझ रहे होंगे कि जुपिटर 7वें भाव का स्वामी है स्पेशली, और छठे भाव में नक्षत्र में यात्रा कर रहा है, तो उस स्थिति में उसकी वीकनेस अधिक है, तो हम इसे नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। सैटर्न, सैटर्न 8वें और 9वें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में है। ये 6 और 12 का जो है ना उपनक्षत्र है, 3 और 9 का भी उपनक्षत्र है, तो ये मिक्स प्लैनेट है। ये जुपिटर के नक्षत्र में है, जुपिटर उस स्थिति में मिक्स प्लैनेट है। 7वें और 1 5 9 से मतलब जो है ना करता है, लेकिन जुपिटर केतु के नक्षत्र में है और केतु जो है ना वापस सैटर्न आ जाता है। अगर सैटर्न इनको सपोर्ट करता है तो उस स्थिति में अनफेवरेबल इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में अगर हम देखें सैटर्न जुपिटर के पास, जुपिटर को एस्पेक्ट कर रहा है सैटर्न, और इधर केतु, केतु के साथ जो है ना सैटर्न मार्स के थ्रू सैटर्न ले रहा है, और सैटर्न अपने आप में उपनक्षत्र है। तो दिस सैटर्न इज फॉर्मिंग रूलर लिंक विद द जुपिटर एंड केतु, तो दैट इज व्हाई this unfavorable impact is increased at the effect level due to this Saturn। मैं समझता हूँ आपको सैटर्न के अक्षमता के बारे में जज हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आगे चलिए, मरकरी, बुध। बुध जो है ना, आपको ध्यान होगा बुध डेस्टिनी का अनफेवरेबल प्लैनेट, लेकिन बुध की अनफेवरेबल अक्षमता को शुक्र घटा रहा है। शुक्र को केतु सपोर्ट कर रहा है फेवरेबली, और सब लॉर्ड जुपिटर है जो मिक्स है, फेवरेबल अधिक है। तो मरकरी को हम वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। आप इसमें अगर कहीं संशय है, मुझे मेरे हिसाब से आपको अगर संशय है तो आपको कहना चाहिए। मरकरी एज ए सोर्स काम कर सकता है, लेकिन मरकरी एज ए इफेक्ट और एज ए रिजल्ट काम नहीं कर सकता, इम्पैक्ट ज्यादा होगा। क्योंकि मरकरी जो है ना शुक्र के नक्षत्र में है, और शुक्र मरकरी के साथ रूलर लिंक फॉर्म कर रहा है। मैं आपको इसे क्लियर करता हूँ। ये वीनस जो है ना, इस मरकरी इज कंजाइंड विद वीनस, दैट वीनस इज प्लेइंग एट द सेकंड लेवल, so that is why impact of the Venus is the significant over the Mercury। Jupiter, which is another favorable key planet, is in support। Venus सेकंड लेवल पर है, जुपिटर इज इन सपोर्ट। यस, मरकरी जो है ना उसे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वीनस की क्षमता यहाँ पर ज्यादा रहेगी, क्योंकि वीनस केतु के नक्षत्र में है। तो 5th 315 is getting support of the 5th। This Saturn is also playing everywhere, but Mercury in the star of Venus is favorable। Sublord is Jupiter, that Jupiter is forming a ruler link, so impact of the Jupiter will be the significant, while Saturn is playing, but Saturn is not having ruler link with the Mercury or the with Venus or Ketu or Jupiter। Otherwise Jupiter should play as a ruler for forming ruler link, so that is why Mercury is having strength for execution of marriage। We may have
इन वेट, इसे हम वेटिंग लिस्ट में रख सकते हैं। इसके आगे चलें तो केतु की जो दश भुक्ति है वो अंतिम भुक्ति है। केतु पांचवें भाव का बैठा हुआ है, लेकिन मरकरी के नक्षत्र में है। तो मरकरी के नक्षत्र में होने वीनस इसका डबल में है, यानी वीनस मरकरी वीनस के नक्षत्र में है और वीनस ही सब लॉर्ड है। तो ऐसी अवस्था में केतु पांचवें भाव का स्वामी होकर यहाँ केतु कंप्लीटली अनफेवरेबल नहीं है। इस मरकरी की स्ट्रेंथ को वीनस घटा रहा है और वीनस ही फिर सब लोड है, लेकिन केतु मार्स लिए हुए है। यदि मार्स इसमें अगर सपोर्ट करेगा तो उस स्थिति में उसकी अनफेवरेबल इंपैक्ट बढ़ जाएगी। मैं इसको यहाँ पर आपको दिखाऊं, मरकरी मार्स मरकरी इज हैविंग वीनस इन सपोर्ट, सैटर्न इन सपोर्ट, केतु मतलब हैविंग मार्स, दिस मार्स जो है ना शुड बी देयर, हियर इज मार्स, Mars, here is Mars. This Mars is expecting to the Mars in the Rashi of Ketu in the Rashi of Mars. So that is why impact of the unfavorable is getting through support. So that is why we cannot select the Ketu. However, Mercury and Ketu, if you will compare, Mercury is the better planet. In Venus Dasha, Mercury is only the planet which is powerful to execute the marriage. अब हमको अंतरा चाहिए। आप देखिए जो डेस्टिनी के फेवरेबल प्लैनेट हैं वह वीनस, केतु और जुपिटर, all are playing in Mercury, but these are not playing in Saturn, these are not playing in the Jupiter, these are not playing in Rahu, these are not playing in the Mars. This is our requirement. मैं समझता हूं आपको ये बात जज हो गई होगी। आगे चलें हम वीनस, नहीं सॉरी, मरकरी में अब हमको अंतरा चाहिए। तो मरकरी में मतलब हमको अंतरा लेने के लिए वीनस, मरकरी वीनस, केतु और जुपिटर फेवरेबल प्लैनेट हैं, इनकी प्रेजेंस चाहिए। तो मैं सीधे सीधे ले जाऊं, आप अलग से चाहे तो चेक कर सकते हैं। वीनस इन द स्टार ऑफ केतु, मरकरी एंड star lord of the sublord of the star lord is Jupiter. That Jupiter is forming a ruler link with all the level. So that is why marriage has been taken place during Venus Dasha, Mercury Bhukti, Venus Antara. Probably 12 फरवरी 2016. I can show you here. Venus Dasha, Mercury Bhukti, Venus Antara, फरवरी 2016. Here should be 12 फरवरी 2016. All are supporting. You kindly see in this case. इस केस में आपको ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी कि जहां मरकरी डेस्टिनी को कमजोर कर रहा है, वहीं शादी जो है मरकरी की भुक्ति में हो रही है। अब हम सेपरेशन की बात देखें तो चूंकि मरकरी जो है यहाँ पर ड्युअलिटी है मरकरी में, मरकरी अपने आप में अनफेवरेबल है। इन द स्टार ऑफ वीनस, वीनस इज हैविंग राहु व्हिच इज हैविंग 4, 8 and 10. Venus in the star of Ketu having Mars 4, 8 and 12. Mars तो effect is having unfavorable मतलब Rahu and Mars in their support. तो Mercury is the main key planet which will take place for separation. वीनस अंतरा ने शादी दिया, लेकिन मरकरी जो है प्राइमरी लेवल पर नहीं है। सैटर्न प्राइमरी लेवल पर है, लेकिन सैटर्न की अनफेवरेबल स्ट्रेंथ सपोर्ट ने कम कर दिया। मैंने आपको बताया था कि जुपिटर इज फॉर्मिंग रूलर लिंक हियर, वीनस इज इन सपोर्ट एंड एस्पेशली सन इज इन सपोर्ट ऑफ सैटर्न. So that is why Venus Antara gave him
marriage during the Mercury bhukti. Sun antara in Mercury. In Mercury, unfavorable Mercury, Mars is playing. So Mercury and Mars, मतलब जो है ना role is required when separation is to be taken place. So Sun in the star of Moon in sub of Jupiter. So that is why Sun and Moon. Yes, one more point I have left. मुझे एक पॉइंट आपको और बताना था, वो ये था कि वीनस को और सूर्य को अगर आप कंपेयर करें तो आपको लगेगा कि सूर्य शुक्र से ज्यादा पावरफुल है। सूर्य 3-7 फेवरेबल है, मून फेवरेबल है, मरकरी जो है ना सेकंड 2 लेवल पर है, फिर जुपिटर फेवरेबल है। तो बजाय सन के वीनस अंतरा में उसकी शादी हुई। सन से अंतरा में शादी क्यों नहीं हुई, जबकि सन अंतरा इसके मुकाबले में ज्यादा बेहतर होना चाहिए। For your kind information, Sun is the seventh occupant, seventh star lord, Moon seventh cosmos sublord, which is having Mercury in effect. So that is why where 7 is having 6 and 10, sixth unfavorable key planet, impact will be more. That is why Venus is better than Sun, because here no unfavorable impact is over Ketu, and this Jupiter is forming ruler link. So Jupiter Sun जो है ना should be the favorable key planet. Here not like that. Sun, Ketu, Moon, Rahu unfavorable, Mars unfavorable, Mercury unfavorable. It is having Saturn also. In Jupiter sublord, Jupiter is forming ruler link with the Mercury, no doubt. Rahu is unfavorable here with the Moon. Similar, Mars is unfavorable with the Moon. So that is why Sun is having weakness comparative with the Venus. मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि मुझे आपको ये बात बताना अनिवार्य था, अदरवाइज ये मन में संशय रहता। क्योंकि मून जो है मरकरी, आपको ध्यान होगा डेस्टिनी में मून को मरकरी वीक कर रहा है। दैट मून इज प्लेइंग एट सेकंड लेवल इन द स्टार ऑफ मरकरी। होप मैटर, मतलब जो है ना दिस पॉइंट इज वुड बी क्लियर टू यू। आगे चलें। तो मरकरी दशा और वीनस, मरकरी भुक्ति वीनस अंतरा में शादी हुई। सन मतलब जो है ना सन फेवरेबल, मून फेवरेबल, जुपिटर फेवरेबल, तो दैट इज व्हाई देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द सेपरेशन। Moon Antara is the next. Moon in the star of Mercury, sub of Mars. That Mercury is playing, which is the requirement. That Mars is playing, which is the requirement. That is why separation has took place during Venus Dasha, Mercury Bhukti, Moon Antara. Within 6 months, this has been taken place. It was happened in August 2016. आफ्टर 6 मंथ। मैं समझता हूं इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो मून जो है ना, जो डेस्टिनी प्लैनेट है, मून 2 और 5, 2 का स्वामी है, 5वें भाव में बैठा है, मरकरी के नक्षत्र में है जो 1, 4, 6 है, मार्स के उपनक्षत्र में है जो 6 और 4 है। तो डेस्टिनी is not supportive for the marriage as per KP significator. If you want, I can show you. Moon, sorry, here Moon 65142. Moon Mercury is 612514, or that is Mars is 1146। मैं समझता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं अब आपको इसमें आपको कुछ पूछना है? सर यहाँ जो नेगेटिव प्लैनेट है, मेरकुरी एंड मार्स,
वो जी सर। जिस महादशा में अगर जैसे एज ए रूलर के रूप में अगर वो खुद का रोल अदा करेंगे, तो वो महादशा कहीं ना कहीं उस प्लानेट के आधार पर कोई सिग्निफिकेंट कोई इवेंट देगी। जैसे जी यहाँ पर अभी वीनस में जो है वो मार्स और मरकुरी दोनों है। दैट्स द रीजन क्या कि मैरिज भी करवाई और यहाँ पर सेपरेशन भी इसी महादशा में हुआ। जी और मरकुरी है, और वो ड्यू टू रीजन के कि यहाँ पर भी जैसे मरकुरी मार्स दोनों है, तो इस वजह से मरकुरी की भुक्ति में मैरिज भी है और सेपरेशन भी है। जी सर। जी सर। और मून में जो स्टार लॉर्ड है वो मरकुरी है और सब लॉर्ड है वो मार्स है। दैट्स द रीजन के कि यहाँ सेपरेशन हुआ और वीनस के अंतरा में उनकी मैरिज हुई। जी सर। ठीक है सर, क्लियर धन्यवाद सर। पवन जी आपकी बात का। मैं इसे कंक्लूड कर देता हूं। ऐसे केसेस के लिए सबसे पहले डेस्टिनी मिक्स चाहिए, उसके बाद दशा फिर मिक्स चाहिए। दशा दोनों को सपोर्ट करे, शादी को भी और सेपरेशन को भी। यदि दशा सेपरेशन को सपोर्ट नहीं करती तो उस दशा में सेपरेशन नहीं होगा। दूसरी, भुक्ति भी मिक्स चाहिए, जिसमें एग्जीक्यूशन और सेपरेशन दोनों का रोल होना चाहिए। तो वो भुक्ति फेवरेबल प्लैनेट्स के थ्रू, फेवरेबल अंतरा के थ्रू शादी देगी, अनफेवरेबल अंतरा के थ्रू सेपरेशन देगी। सिमिलरली दशा के ऐसे टी प्लैनेट में जो मिक्स है, उस दशा में उसकी मिक्स भुक्ति में यानी एक भुक्ति में जो फेवरेबल है शादी देगी, जो अनफेवरेबल है उसमें सेपरेशन देगी। चूंकि यहाँ एक ही भुक्ति में मतलब जो है ना दोनों इवेंट हैपन हो गए, इसलिए ऐसा है। लेकिन कुछ केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे सपोज वीनस की दशा में मरकरी की भुक्ति में शादी हुई और सेपरेशन मरकरी की भुक्ति में नहीं हुआ, केतु में हुआ, या फिर केतु में जैसे मरकरी केतु खत्म हो गया, सपोज फिर सन की दशा हुई, सन की दशा में जाके वो एग्जीक्यूट हुआ, अनफेवरेबल प्लैनेट सन में था। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि मिक्स्ड डेस्टिनी होगी तभी मिक्स्ड उसे परिणाम मिलेंगे। अभी तक आपने वो जो दो केस पिछले पढ़े थे सेशन 3 और 4 में, उनमें जो है वो डेस्टिनी मिक्स नहीं थी, फेवरेबल डेस्टिनी थी। ये आपने आज जो केस लिया उस केस में डेस्टिनी मिक्स है, दशा मिक्स है, भुक्ति मिक्स है। तो इसीलिए फेवरेबल अंतरा में शादी हो गई और अनफेवरेबल अंतरा में सेपरेशन हो गया। इनका लीगल जो सेपरेशन हुआ, दैट वाज हैपेंड ड्यूरिंग द वीनस मर्करी एंड सैटर्न। You can see Saturn, eighth lord, ninth lord occupying fourth house, that is 3, 6, 9, 12. In the star of Jupiter, both are indicating legal, both are legal planet actually, I should say. In the star of Ketu, and sub is against Saturn, 6 and 12. तो इनका लीगल सेपरेशन जो है वो वीनस, मरकरी और सैटर्न में हुआ। मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। जी सर। ठीक है, नहीं बड़ी दिक्कत कर देता। What you are trying to do, sir? सर आई वांट टू गो बैक। No, just stop sharing. यस सर, यस सर। Yeah. थैंक यू सर। सर आई फॉरगॉट। No problem, sir. Now you can. आई एम टेकिंग सर अनदर केस सर। Oh, no marriage case you can यस सर, take. यस सर।
1 मिनट से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओहो। Seventh Lord. This. In this chart, कैंसर लगना, 7वां भाव मकर राशि में, 7वें भाव का स्वामी सैटर्न 7वें भाव में, सैटर्न अगर हम एक्सटेंडेड सिग्निफिकेशन पर मैं सीधे ही चले जाऊं, क्योंकि मैं आपको एक चार्ट और इसके अलावा आपको डेस्टिनी से दिखा दूं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर देता हूं सर इस। ये 7वां भाव शनि के साइन में है, मंगल के नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में है। शनि डेस्टिनी के तौर पर अगर हम देखें तो सैटर्न 7वें और 8वें भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में, लेकिन 8वें भाव के नजदीक में बैठा है। 1 3 7 9 का उपनक्षत्र है, तो सैटर्न अपने आप में फेवरेबल प्लैनेट है। यस, ओब्स्टेकल है, 8th लॉर्ड और 8th में ही बैठा हुआ है, तो थोड़ी सी इसमें ओब्स्टेकल हम कह सकते हैं, लेकिन शनि अपने आप में फेवरेबल प्लैनेट है। शनि जो है जुपिटर के नक्षत्र में है, गुरु के नक्षत्र में है। गुरु 5वें 6ठे भाव का 9वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में बैठा है, लेकिन 11वें के नजदीक है। ये 4 और 8 12 का उपनक्षत्र है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, हमने अभी पिछले केस में एक रूल पढ़ा था, जो 7वें भाव यानी प्राइमरी भाव यदि अनफेवरेबल भाव, प्राइमरी अनफेवरेबल भाव में अगर ट्रेवल कर रहा है, यात्रा कर रहा है, नक्षत्र में है, तो उस स्थिति में उसका अनफेवरेबल इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ 7वां भाव अपने आप में तीनों जगह पर आप देखें, 7वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठा है और 7वें भाव का उपनक्षत्र है। वो शनि गुरु के नक्षत्र में यात्रा कर रहा है, जो 6ठे भाव का स्वामी है, 10वें भाव में बैठा है, 4 8 12 का नक्षत्र है। तो ये शनि को सपोर्ट नहीं करता। ये गुरु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल 4 भाव का स्वामी होकर 8वें में बैठा है। 3 7 11 यद्यपि फेवरेबल हैं, लेकिन
चौथा भाव फिर से अनफेवरेबल है। तो ऐसी अवस्था में अनफेवरेबल इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर चौथे के साथ में कोई भी एक अनुकूल ग्रह अगर को भाव हुआ होता तो उस स्थिति में 3 7 11 को सपोर्ट करता, लेकिन यहाँ पर 4 8 को सपोर्ट कर रहा है चौथा भाव, 3 7 11 भाव सपोर्ट नहीं करता। उन उपनक्षत्र जो है ना, अगेन देखिए आप, शुक्र है, फ्री प्लैनेट है, 10वें भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा है। 8वें भाव का उपनक्षत्र है। राहु जो सेकंड प्लैनेट है वो 6 और 10 का उपनक्षत्र है। तो कुल मिलाकर के शनि गुरु के नक्षत्र में और शुक्र के उपनक्षत्र में अनफेवरेबल है, तो ये शादी को मना करता है, शादी नहीं होगी। इसकी डेस्टिनी से क्लियर है। तो ईपीएस रूल में हम अगर डेस्टिनी सपोर्ट नहीं करती तो फिर हम आगे चार्ट को उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाती, दशा भुक्ति अंतरा देखने की जरूरत नहीं रह जाती, क्योंकि अगर भाग्य देने वाला नहीं है तो दशा भुक्ति भी उसे नहीं देगी, ट्रांजिट भी उसे नहीं देगा। ऐसा हमारे ईपीएस का मानना है। मैं समझता हूँ दूसरा चार्ट एक आपके साथ और मैं डिस्कस करूं। मुझे बोलना चाहिए था दूसरे वाला चार्ट, दूसरे वाला चार्ट तीसरा। ये एक और दूसरा चार्ट है। ये कुंभ लग्न की कुंडली है। 7वां भाव सूर्य की राशि में पड़ता है। 7वें भाव का स्वामी सूर्य अपनी राशि में बैठा हुआ है, लेकिन बुध के साथ युति कर रहा है। बुध 5वें और 8वें भाव का स्वामी होकर 7वें भाव में बैठा है। इस बुध को 10वें भाव का स्वामी मंगल 12वें भाव से देख रहा है 8वीं दृष्टि से। तो इसमें वीकनेस आ जाती है। दूसरी बात, छठे भाव का स्वामी मून से इसका कनेक्शन नहीं है। यस, राइट सर। 7वां भाव कुल सूर्य की राशि में, केतु के नक्षत्र में और राहु के उप नक्षत्र में है। तो अगर हम राहु जो है ना इसकी डेस्टिनी देखें तो राहु फ्री प्लैनेट है, शनि के साइन में है, शनि इसका सेकंड प्लैनेट है। राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है। 1 5 9 फेवरेबल है, 1 4 7 8 10, 8 और 10, 4 8 10 जो है वो अनफेवरेबल है, लेकिन ये प्राइमरी होने के नाते मतलब जो है ना 12वें भाव में बैठकर 4 8 10 को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन 1 5 9 7वें भाव को सपोर्ट कर रहा है। तो हम इसे कहें कि मिक्स प्लैनेट है। इसका सेकंड प्लैनेट सैटर्न पहले और 12वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में बैठा, लेकिन चौथे के नजदीक है। ये 2 6 10 का उपनक्षत्र है और 11वें भाव का उपनक्षत्र है। तो 11वां भाव सपोर्ट करता है फेवरेबल को। 1 और 11 फेवरेबल है, लेकिन 12 2 6 10 अनफेवरेबल है। तो ये 7वें की स्ट्रेंथ को रिड्यूस करता है इन सेल्फ।
ये राहु चंद्रमा के नक्षत्र में यात्रा कर रहा है। चंद्रमा अनफेवरेबल की प्लैनेट है, छठे भाव का स्वामी है, छठे भाव में बैठा है, 4 और 8 भाव का नक्षत्र है। दूसरा प्लैनेट जो है ना, सेकंड प्लैनेट केतु है, जो छठे भाव में बैठा है। यद्यपि 7, 11, 9 फेवरेबल है, इसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर रहा है, लेकिन नियम आपको ध्यान होगा, जब 7वें भाव का उपनक्षत्र छठे भाव में अगर यात्रा करता है तो उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट होगा। मून जो है ना शनि के नक्षत्र में है। शनि जो है ना ऑलरेडी, मतलब जो है ना, हमने यहाँ पर बोला सेकंड प्लैनेट है राहु का, वो जो है ना 1, 12 और 2, 6, 10 के साथ साथ राहु का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, बिकॉज राहु फ्री प्लैनेट है और सैटर्न के साइन में बैठा हुआ है, तो इसलिए सैटर्न पर राहु का इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है। ये राहु उसके अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को और बढ़ा रहा है, 2, 6, 10 और 12 को, ये 4, 8, 10 सपोर्ट कर रहे हैं। यस, लगन को 11 को 7वां भाव भी सपोर्ट करता है, मिक्स है। लेकिन उप नक्षत्र मरकरी 5वें 8वें भाव का स्वामी होकर 7वें में बैठा है, 6 और 12 का उप नक्षत्र है, तो 7वां भाव फिर से 6, 12 को एक्सपीरियंस करता है। तो आप देख सकते हैं, मतलब जो है ना, डेस्टिनी इज वीक, इसकी जो डेस्टिनी है वो वीक है। क्योंकि डेस्टिनी वीक है, तो फिर हमें आगे दशा भुक्ति अंतरा को जज करने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा चार्ट मैंने आपको दिखाया। मून को राहु सपोर्ट करता है, राहु को मून सपोर्ट करता है। सैटर्न सैटर्न जो है ना भी सपोर्ट करता है थ्रो केतु। यहाँ सैटर्न सपोर्ट नहीं करता, यहाँ करता है, ये सैटर्न यहाँ सपोर्ट करता है। सिमिलरली मरकरी मरकरी जो है ना वो सपोर्ट करता है 6, 12। मरकरी 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 नहीं, मरकरी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फाइनल प्लैनेट मरकरी इन द स्टार ऑफ केतु विच इज अगेन 6th ऑक्यूपेंट। केतु का सेकंड प्लैनेट मून इज ऑलरेडी अनफेवरेबल विच इज इंक्रीजिंग इट्स अनफेवरेबल स्ट्रेंथ, so that is why mercury as a result becomes unfavorable। मैं समझता हूँ आपको ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलते चलते अभी है मेरे पास 10 मिनट, तो मैं आपको एक केस और डिस्कस कर देता हूँ। नो डेस्टिनी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, सॉरी। इस चार्ट में देखें, ये लियो लगन की कुंडली है, 7वां भाव कुंभ में पड़ता है। 7वें भाव का स्वामी शनि, जो छठे भाव का भी स्वामी है, 12वें भाव में बैठा है। सूर्य लगन का स्वामी छठे भाव में बैठकर सूर्य को देख रहा है, सॉरी सैटर्न को देख रहा है। तो सैटर्न छठे 8वें, छठे और 12वें का है, और 8वें भाव का स्वामी जुपिटर है। दिस जुपिटर इन द साइन ऑफ मार्स, 7 और 8, दैट मार्स इज एस्पेक्टिंग टू द सैटर्न। Mars in the sign of Jupiter, Jupiter in the sign of Mars is aspecting to the Saturn। तो 7वां भाव एफ्लिक्टेड है पहले सिरे पर। अगर हम इसे डेस्टिनी को हम देखें, तो 7वां भाव शनि की राशि में, मंगल के नक्षत्र में और शुक्र के उपनक्षत्र में है। अगर हम शुक्र को देखें तो शुक्र
तीसरे 10वें भाव का स्वामी होकर 8वें में बैठा है। 3 और 7 का उपनक्षत्र है। ये मिक्स प्लैनेट है लेकिन फेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। सैटर्न के नक्षत्र में है। सैटर्न 6ठे भाव का 7वें भाव का स्वामी होकर 12वें में बैठा है। 4 और 12 का नक्षत्र है। 4 6 12 का उपनक्षत्र है। तो सैटर्न अपने आप में मिक्स प्लैनेट है लेकिन अनफेवरेबल स्ट्रेंथ ज्यादा है। और ये 7वां भाव इस 6 12 का अनुभव कर रहा है। ये सैटर्न मरकरी के नक्षत्र में है। मरकरी मिक्स प्लैनेट है लेकिन अनफेवरेबल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है इस 10 के उपनक्षत्र होने के कारण। लेकिन फिर भी 2 11 5 जो है ना फेवरेबल हैं और वो सपोर्ट करते हैं 7 को। लेकिन सैटर्न के अनफेवरेबल स्ट्रेंथ को थोड़ा बहुत रिड्यूस करते हैं लेकिन स्टिल सैटर्न इज अनफेवरेबल। दैट सैटर्न इज प्लेइंग अगेन एज ए सब लोग। तो अब नियम है कि जहां कोई ग्रह 2 कंजिक्यूटिव लेवल पर, 2 लगातार अगर स्तर पर यात्रा कर रहा होता है तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो सैटर्न प्राइमरी लेवल पर 2 जगह पर नक्षत्र और उप नक्षत्र पर यात्रा कर रहा है तो वो 7वें की क्षमता को न्यून कर दे रहा है। तो डेस्टिनी डज नॉट सपोर्ट फॉर द मैरिज। दिस इज द थर्ड केस। अब हमारे पास 15-20 मिनट हैं। आप इनमें से कहीं पर भी अगर कुछ चर्चा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आज का अगर मैं कंक्लूजन करूं तो मैं इस बात को कहने में मुझे दिक्कत नहीं है कि हमें एक मिनट सर, एक मिनट। You have discussed 3 charts, no? Or- यू आर ओवर स्क्रीन सर, जूम स्क्रीन। शेयरिंग हैज स्टॉप्ड सर। No, 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 no. Are you going to share one more chart, right, sir? नो 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 सर, नो सर, नो सर। Okay, okay, sir. यस। 3 charts you discussed on no marriage. तो यहाँ कंक्लूजन के तौर पर अगर मैं कहूँ तो मतलब मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है क्योंकि विवाह जीवन का और चार्ट का एक ऐसा पहलू है जो अपने आप में सक्षम दशा भुक्ति सक्षम भुक्ति में सक्षम डेस्टिनी के साथ संपन्न हो पाता है। यदि डेस्टिनी कमजोर है तो ऐसी अवस्था में दशा सक्षम चाहिए। और अगर डेस्टिनी बिल्कुल परमिट नहीं करती है तो दशा भले ही चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो लेकिन उसका विवाह संभव नहीं है। क्योंकि जो डेस्टिनी परमिट नहीं करेगी उसे दशा भुक्ति अंतरा नहीं देगा एज पर ईपीएस। दूसरी बात हम इस पर बोलें, अगर हम इस पर चर्चा करें कि हमें मतलब जो है ना जिस समय अगर डेस्टिनी मिक्स्ड है, दशा अगर मिक्स्ड है तो किसी भी मिक्स्ड भुक्ति में मिक्स्ड अंतरा के साथ यानी फेवरेबल अंतरा के साथ शादी संभव है, अनफेवरेबल अंतरा के साथ शादी विच्छेद संभव है। तो इस ये नियम, दूसरी बात, दूसरा नियम हमारे इस बात को ध्यान रखना अनिवार्य है कि हम किसी भी इवेंट के लिए मतलब जो है ना सपोज मैं यहाँ पर ये बात ये कहूँ कि यहाँ चूंकि शादी एक ही भाव प्राइमरी भाव है 7वां भाव और अनफेवरेबल भाव भी 6ठा भाव एक अकेला ही भाव है। ऐसी अवस्था में यदि प्राइमरी अनफेवरेबल भाव के नक्षत्र में यदि यात्रा कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है। यदि वो सपोर्ट में भी अगर जो नक्षत्र लोड है यदि वो उस ग्रह को इन सपोर्ट भी अगर बैठा हुआ है, सपोज कंजंक्शन में बैठा हुआ है, एस्पेक्ट में बैठा हुआ है, राशि में बैठा हुआ है, तब उसका इम्पैक्ट और बढ़ जाएगा। तो ऐसी अवस्था में डेस्टिनी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। दूसरा उदाहरण मैं इसमें एक साथ और दे दूं आपको। सपोज जॉब है, जॉब में हमें दो दो भाव से जॉब को चेक किया जाता है, 6ठा और 10वां। तो उसके लिए 12वां भाव जो है उनका 5वां और 9वां है। तो 5वां भाव यदि 5वां और 9वां भाव चूंकि लगन के अनुकूल भाव हैं
तो ऐसी अवस्था में जब तक वो प्रतिकूल भाव, जो लगन के प्रतिकूल भाव के साथ संयोग नहीं करेंगे, तब तक वे प्रतिकूल नहीं होंगे। यहाँ इसमें कोई संदेह नहीं कि पांचवा नौवा भाव जॉब के लिए या प्रोफेशन के लिए मतलब जो है ना अड़चन पैदा करेगा जरूर, लेकिन लगन को उसका कोई ज्यादा प्रभाव लगन पर नहीं होगा। तो कहने का मेरा मतलब ये है कुल मिलाकर के, यदि प्राइमरी भाव, प्राइमरी अनुकूल भाव यदि प्राइमरी प्रतिकूल भाव में यात्रा कर रहा है और लगन के प्रतिकूल भाव भी यदि उसमें उपलब्ध हैं, तो ऐसी अवस्था में वो समूह प्राइमरी फेवरेबल भावों को सपोर्ट नहीं करेगा, डेस्टिनी वीक होगी। और अगर डेस्टिनी वीक है या ना करती है, तो ऐसी अवस्था में सक्षम दशा भुक्ति अंतरा भी उसे शादी नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के दूसरी बात, अगर एक लेवल कमजोर है, एक लेवल इन दी सेंस यदि सपोर्ट सोर्स लेवल वीक है, तो अगर उसे नक्षत्र लेवल अगर सपोर्ट करता है, तो उसकी स्ट्रेंथ में वृद्धि हो जाती है, उसके फेवरेबल भाव बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि अनफेवरेबल भाव अगर उसमें है और अनफेवरेबल भाव के नक्षत्र में यात्रा कर रहा है, तो अनफेवरेबल भाव की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। उसकी भी चूंकि नक्षत्र भी अपने आप में ग्रह है, तो नक्षत्र का नक्षत्र भी सिमिलर प्रभाव डालता है। जैसे आज के चार्ट में आपने देखा कि मून जो है, चंद्रमा जो है, मरकरी के नक्षत्र में अनफेवरेबल था, लेकिन मरकरी चूंकि शुक्र के नक्षत्र में था, जिसने मरकरी की अनुकूल क्षमता को, प्रतिकूल क्षमता को कम कर दिया, इसलिए डेस्टिनी, कमजोर डेस्टिनी ने शादी दे दी। लेकिन अगर मान लिया उसे मरकरी वीनस के नक्षत्र में ना होता, मार्स के नक्षत्र में यदि होता, तो वो नो मैरिज डेस्टिनी हो जाती। मैं समझता हूं मतलब जो है ना आज के इसका कंक्लूजन आपके पास आ गया होगा। आप अगर कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आदित्य जी से पूछना चाहें तो यस आदित्य जी से पूछ सकते हैं। तिवारी जी, आपने बहुत अच्छे चार्ट लिए हैं और बहुत शॉर्ट में बहुत बढ़िया बताया दोनों। पर्टिकुलरली नो मैरिज वाला जो है जी काफी सटीक लगा। जी सिंपली डेस्टिनी से ही हमने ना आगे बढ़ने की जरूरत बिना किए जी पहुंचा दिया, बहुत ही अच्छी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसके लिए। अरे सर, बस आपके शब्द मुझे सर एनर्जी देते हैं, मैं इनके लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ सर। Very good, sir. Very good, Tiwari ji. So we can close the session, Tiwari ji then. सर, our colleagues are not interested to ask the question, sir. तो सर इट इज बेटर सर। नहीं सर, तिवारी जी आपने पढ़ाया है इस ढंग से, अब पूछने का मौका ही नहीं दे रहे। अब आप या तो पढ़ाओ ना आप, फिर तो पूछने का मौका ही नहीं मौका मिलेगा। अब नहीं सर आप पढ़ाते सब कुछ डिटेल्स में पहले ही बता देते हो, तो आप पूछें भी तो क्या पूछें? अगर पूछें तो वो क्वेश्चन का रेपिटेशन होगा जो आप ऑलरेडी बता चुके हो। तो मेरे हिसाब से आपने जो भी आज पढ़ाया है और बताया है वो एग्जैक्टली और इन टोटल समझ आ गया। इसलिए क्वेश्चंस तब होते हैं अगर किसी टॉपिक में कुछ समझ ना आए। तो आई थिंक इट वाज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड एंड एवरीथिंग इज क्लियर। सर, फिर हम Thank you, कल sir. मिलेंगे सर जो है जी ना जी जी प्रोजनी जी के चार्ट जी के साथ। जी 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 तो हम कल कोशिश करेंगे सर 2 या 3 प्रोजनी के चार्ट सर हम जी देखें। जी जी। तो सर Okay, sir. आप Thank you. रिकॉर्डिंग बंद करके सर Yes, sir, सेशन definitely. Yeah, yeah. I will stop recording, sir. Thank you, sir.